वालेकुम सलाम। कैसे हो? ओके सो मुझे जो एमसीक्यू टेस्ट रिसीव हुआ वो तो कुछ स्टूडेंट 8 पार्टिसिपेंट्स ने जस्ट अभी तक जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट किया एमसीक्यूज का, बाकी कैंडिडेट्स ने नहीं किया। तो इट इज मैंडेटरी टू अटेम्प्ट द क्विज। सर मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन मुझे रिजल्ट शो नहीं हुआ। आपने कब किया है सबमिट? मैंने आफ्टर 10 मिनट्स मैंने कर दिया था। ठीक है, चले वो तो आपको मिल जाएगा। चला, लेकिन जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो जरूर अटेम्प्ट करें क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये आपकी कॉम्पिटेंसी का एक हिस्सा है। और जो लोग 8 स्कोर से कम लेंगे, 8 से कम स्कोर्स हैं, वो उनका दोबारा फिर से टेस्ट होगा। तो काइंडली वो लोग रेडी रहा करें। जैसे अभी आपकी क्लास में ही एक स्टूडेंट है जिसने कम स्कोर किए हैं, तो काइंडली वो भी अपनी दोबारा तैयारी करे और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले उस क्विज को, अब वो 2 क्विज अटेम्प्ट करेंगे। एक आज की क्लास का, और एक जो होगा आज जो हमने क्लास पढ़ी होगी वो, और एक प्रीवियस टॉपिक जो अभी आज आपने क्विज अटेम्प्ट किया। ठीक है, 2 क्विज अटेम्प्ट होंगे जो कि 8 स्कोर से कम लेंगे। ठीक है, तो मिनिमम आप लोगों के 8 स्कोर्स होने चाहिए क्विज टेस्ट में। सर मेरा रिजल्ट बता दें सनम रुखसार। तो वो आपको मिल जाएगा क्लास के बाद, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जिनका भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो आज का टॉपिक है चीनिंग। मैं देखता हूँ कि आज कौन कौन क्लास ज्वाइन कर रहा है। सब लोग अपने हेलो। म्यूट किया करें। जिसने क्वेश्चन पूछना है वो अपना माइक अनम्यूट रखे, बाकी सब अपने माइक म्यूट कर लें काइंडली। ओके सो आज की क्लास में अलिशबा मजीद हैं, एनी है, गजाला इश्तियाक हैं, इकरा रऊफ ज्वाइन कर रही हैं, कायनात ज़मीर ज्वाइन कर रही हैं, सहर मुस्तफ़ा ज्वाइन कर रही हैं, एंड सनम ज्वाइन कर रही है आज की क्लास। ठीक है, सो वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है दैट इज चेनिंग। चेनिंग क्या है? चेन नाम से हमें पता चलता है कि स्मॉल चंक्स में चीज़ों को डिवाइड कर देना, बिगर टास्क को स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट करके फिर हम वो स्टेप एक एक करके सिखाते हैं बच्चे को, जो कि अचीवेबल होते हैं और बच्चे के लिए इजीली लर्नेबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको चेनिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं। तो चेनिंग, इसके अलावा चेनिंग के बारे में कुछ जानते हैं आप में से? कोई बताना चाहता है, ब्रीफली आंसर करना चाह रहा है? किसी को अंदाजा है चेनिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं या चेनिंग क्या है? कोई नहीं बता रहा मुझे कि चेनिंग क्या है। ओके, सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब लोग काइंडली आंसर किया करें। जो भी क्वेश्चन होता है, मुझे पता है आप में से तकरीबन 70% स्टूडेंट्स को पता होगा चेनिंग क्या है, बट नोबडी इज टेलिंग मी व्हाट इज चेनिंग। सो जब तक कि आप बोलेंगे नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में भी कि नेक्स्ट क्लास हमारी चेनिंग टॉपिक के ऊपर होगी, शेपिंग के ऊपर होगी, तो आप लोगों ने पहले से ही स्टडी करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी डिस्कशन बेस्ड क्लास हो, ना कि मैं बस बोलता रहूँ आप सुनते रहें। ठीक है, सो हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन द चेनिंग प्रोसीजर? ब्रीफली जस्ट एक्सप्लेन करें व्हाट इज चेनिंग। इकरा रऊफ, आर यू देयर? यस सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर चेनिंग जैसे आपने बताया है कि मतलब चेन से ये लफ्ज़ निकला है, चेन चेन से रिलेट करता है। तो यही है कि छोटे जो मतलब मुश्किल काम है उनको लर्निंग प्रोसेस में छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करे करके तो बच्चे को सिखाया जाए, बच्चे को टीच किया जाए। ठीक है, मतलब वेरी ठीक गुड। है, बिट्स एंड पीसेस को जोड़ा जाए, कड़ियों को मिला के, तो इसको चेन कहते हैं। तो प्रोसीजर को आसान करने के लिए ठीक है, एकदम से वेरी गुड। बर्डनाइज ना हो बच्चा और उसको।
ठीक है। एमी, व्हाट डू यू से, व्हाट इज चेंजिंग? जी सर। माइक्स म्यूट कर लें। बाकी सब जिससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा वो माइक म्यूट किया करे। जी मिस एनी बताएं। सर, जैसे अभी इन्होंने भी बताया है कि चेन का मतलब ही यही होता है कि वो जो है आप ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों को एकदम से एक बड़ा सा प्रोसीजर नहीं फॉलो करना आता है, तो उनको आप एक एक स्टेप पे लेके जाते हैं पहले। हम्म। लाइक सपोज अगर उन्होंने अपने टीथ ब्रश करने हैं, तो उनको आप बस एक ये बता दें कि आपने टूथपेस्ट उठाना है, ये करना है, वो करना है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने उनको स्टेप बाय स्टेप बताना है कि आपको क्या करना है। सपोज आपको ब्रश कैसे उठाना है, कैप कैसे ओपन करना है, उसको वापस बंद कैसे करना है, कितना निकालना है, छोटे छोटा बहुत माइनर माइनर। क्योंकि उन लोगों को अटेंशन की जरूरत होती है, उनको डिटेल में हर चीज बताने की जरूरत होती है, तो इसलिए इसको शायद ट्रेनिंग का कि अभी तक मुझे इतना कॉन्सेप्ट पता चले, बट मैं वेट कर रही हूँ कि मैं और डिटेल में आपसे ठीक है। लर्न करूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि ज़रूर अपने क्वेश्चन को आंसर करने, जब भी मैं कोई चीज़ पूछता हूँ तो मैं इसलिए पूछ रहा होता हूँ तो ताकि आई शुड नो दैट हाउ मच यू ऑलरेडी नो, एंड मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है क्या नहीं करना। तो दैट्स टोटली फाइन, बट आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप स्पीक अप किया करें, क्योंकि दिस इज अ स्टेज जहाँ पे आप लोग लर्न करेंगे, आप लोग अपनी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करते हैं एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, सो पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। ओके, सो आप लोग अपनी डायरीज अपने पास रखें, पेंसिल्स अपने पास रखें। जो मैं स्टेप्स बताने जा रहा हूँ इनको आपने नोट डाउन करना है, इनको जहन में रखना है। और बाकी सारी चीज़ें इन्हीं स्टेप्स के अंदर ही होती हैं। वो मैं स्टेप्स आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है वो करके बता दूंगा कि ये स्टेप्स कैसे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। पहला प्रोसीजर क्या है, मैं बीच में किसी से भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो काइंडली अपने नोट्स जरूर बनाया करें साथ साथ। चेनिंग का टॉपिक है। चेनिंग में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसके कुछ फेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द वी टारगेट द बिहेवियर। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो कौन सा स्किल क्या सिखाना है, ठीक है, हम उसको टारगेट करें। वी शुड आस्क फर्स्ट कि अच्छा मैंने स्किल क्या सिखाना है। क्या मैंने पजल फिक्सिंग सिखानी है, क्या मैंने मैचिंग सिखानी है, क्या मैंने टूथ ब्रशिंग सिखानी है, या मैंने शू लेसेस सिखाना है, मैंने डोर क्लोज करना सिखाना है। क्या चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ, या मैं राइटिंग सिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि व्हाट इज द टारगेट बिहेवियर, या व्हाट इज द टारगेटेड स्किल यू वांट टू टीच योर चाइल्ड। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट step. Second step is to uh, do the task analysis. What is the task analysis? Task analysis is a part of chaining, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक एक्सपर्ट को टास्क एनालिसिस क्या होता है, स्टेप्स को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, जैसे एक एक बिगर टास्क है, उसको वो बच्चे के लिए लर्नेबल नहीं है, वो अचीवेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके स्टेप्स इंक्लूडेड है, तो बच्चा एक ही बार में नहीं सीखेगा। सो व्हाट वी डू, वी मेक द स्टेप्स, वी ब्रेक डाउन द बिगर टास्क इन द स्मॉलर चंक्स। ठीक है, स्मॉलर स्टेप्स जो अचीवेबल हो, बच्चा इजीली वो सीख सके। तो टास्क एनालिसिस क्या होता है कि आप ये स्टेप्स बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो कि आप किसी एक्सपर्ट को कहो कि ओके यार, लेट्स परफॉर्म दिस स्टेप, सॉरी, लेट्स परफॉर्म दिस टास्क। आई विल ऑब्जर्व यू, आई विल लुक एट यू दैट हाउ यू आर डूइंग इट, आई विल नोट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, आप किसी एक, तो ये तरीका है कि आप किसी एक्सपर्ट को कह लें टास्क एनालिसिस करने के लिए, या आप खुद से इमेजिन कर लें कि अच्छा कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर डूइंग इट। या आप पर्सनली कर सकते हो। ठीक है, आप पर्सनली हैंड वॉशिंग करके देख लें कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, आप साथ साथ लिख लें, उसके स्टेप्स बना लें। ठीक है, तो मीन्स के डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप स्टेप्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये टास्क एनालिसिस हम इसे कह रहे हैं। ठीक है, अब जब हम टास्क एनालिसिस बना रहे हैं, टास्क एनालिसिस बनाने, कोई भी टास्क एनालिसिस बनाना, उसके पीछे क्या क्या चीजों को आपने जेहन में रखना है। टास्क एनालिसिस बनाते हुए आपने इन चीजों को जेहन में रखना है कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे का स्किल लेवल क्या है, बच्चे का जो है कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, उसका डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, जब ये सारी चीजें आप देख लेते हो, वो आपको हेल्प करती हैं कि आपने कितने स्टेप्स बनाने हैं। ठीक है, तो जब आप, आपको ये पता हो कि आपने कितने स्टेप्स बनाने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाती हैं जब आप बच्चे को समझ आते हो तो। जैसे एक बच्चा है, ही इज 4 years old। ठीक है,
और आप उसको टूथ ब्रशिंग सिखाना चाह रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल 5 स्टेप्स आपने बनाए हैं, वो बच्चे के लिए डिफिकल्ट होंगे अचीव करना, या आपने 15 स्टेप्स बनाए हैं टूथ ब्रशिंग सिखाने के लिए, वो बच्चे के लिए डिफिकल्ट होगा अचीव करना? व्हाट डू यू से एनी? आप मुझे बताएंगे 5 स्टेप टूथ ब्रशिंग के लिए जी सर। एक बच्चा 15 डिफिकल्ट होगा। 15 सर डिफिकल्ट? सर नहीं, एक्चुअली मैं ऐसा समझती हूँ कि ये डिपेंड करता है, जैसे आपने वो सेकंड स्टेप बताया ना कि एनालिसिस, तो पहले हम एनालाइज करेंगे कि बच्चे को कितनी सपोर्ट की जरूरत है। क्या वो थोड़े भी सपोर्ट में ही समझ जाएगा, या उसको थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली स्टेप्स बना सकते हैं। यस, बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे की एज 5 इयर्स है, तो 5 स्टेप्स बच्चे के लिए ठीक रहेंगे या 15 स्टेप्स ठीक रहेंगे? आसान कौन सा है, 5 स्टेप सिखाना है या 15 स्टेप सिखाना? और आई थिंक 5 में समझ जाना चाहिए, अगर उसकी लेवल बहुत ज्यादा लो नहीं है तो, वरना तो हम 15 तक जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड ऑल्सो। बट आई थिंक 5 में समझ जाना चाहिए। नहीं, मैं जस्ट पूछ ऐसा रहा हूँ कि 5 इजी है या 15 इजी है, जस्ट ये सब बता दें। 15 15 विल बी टू लॉन्ग कि वो उनको याद रखने में भी। 5 स्टेप आई थिंक ठीक रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जस्ट एक मैं हाइपोथेटिकली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 15 वुड बी मोर इजी टू अचीव, क्योंकि 15 जो है वो और स्मॉलर स्टेप्स हो जाएंगे। 5 जो है हो सकता है वो थोड़े से बिगर स्टेप्स हों। तो बट सर बच्चों को फिर याद करने में भी इशू हो नहीं, सकता है आपने ना याद नहीं 15। करवाना, आपने याद नहीं करवाने, आपने बिठा के उनको रट्टा नहीं मरवाना कि ओके फर्स्ट अब ये से थर्ड। आप प्रैक्टिकली उसको, प्रैक्टिकली आप उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं ना, आप उसको करने को कहते हैं, आप उसकी रिपीटिशंस करते हैं, आप उसको रट्टा नहीं लगा रहे। ठीक है? सो इसलिए एबीए में जितना छोटा स्टेप होगा वो उतना ही करना आसान होगा। ठीक है? अगर हम 5 स्टेप्स बनाते हैं तो वो शायद हो सकता है स्टेप्स बिगर हों। ठीक है? और जब हम 15 बनाएंगे तो ईच स्टेप विल बी मोर इजी देन एक स्टेप जो 5 स्टेप का एक टास्क है उसमें से। ठीक, जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको कि एक बच्चा है, उसके मैं उसको मैंने शू लेसेस सिखाने हैं। उसका एक स्टेप है शू लेसेस को पकड़, शूज को उठाना। दूसरा स्टेप है उसमें पाँव डालना। तीसरा स्टेप है उसके जो है शू लेसेस को टाई करना। फिफ्थ स्टेप है अपने शूज को बस फिक्स कर लेना, तो दैट्स इट, उसको एडजस्ट कर लेना। तो ये स्टेप्स बनाए हैं मैंने। अगर अब देखो इसमें एक स्टेप भी एक बिगर स्टेप्स है ना। ठीक है? जैसे शू लेसेस को टाई करना इज अ बिग स्टेप, या अपना पाँव शूज के अंदर डालना इज अ बिग स्टेप। ठीक है? अगर मैं इस एक एक स्टेप को भी फर्दर स्टेप्स में डिवाइड कर लूं, जैसे फॉर एग्जांपल शूज उठाना। ठीक है? शूज के पाँव शूज के ऊपर रखना, अभी अंदर नहीं डाले। फिर उसके बाद शूज को पकड़ के लूज करना, फिर पाँव को अंदर पुश करना, फिर जो शूज की बैक साइड है उधर से फिंगर डाल के उसको ऊपर खींचना, पाँव एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद शू लेसेस की लेसेस को होल्ड करना। फिर शू लेसेस की जो लेसेस है उसको फर्स्ट टाई करना क्रॉस करके। फिर उसके बाद शू लेसेस का जो शू लेसेस है उसका एक सर्कल बनाना, और दूसरी शू लेसेस को ऐसे स्टेप छोटे छोटे बन गए। ठीक है? सो ये स्मॉल स्टेप जो 15 स्टेप में एक स्टेप है, और वो ज्यादा इजी है अचीव करना निस्बतन 5 स्टेप में से एक स्टेप को अचीव करना। ठीक है? तो जब ये डिपेंड करता है कि आपने कितने स्टेप्स बनाने हैं इस चीज के ऊपर, बच्चे की एज क्या है, बच्चे की स्किल लेवल क्या है, बच्चे की डिसेबिलिटी क्या है, बच्चे का डायग्नोसिस क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि हम कितने स्टेप बनाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? कि जी जी सर, अब मैं आपकी बात बहुत क्लियरली समझ गई हूँ, आपने बहुत डिटेल में समझाया।
तो ये तो हो गया हमारा कि हमने टास्क एनालिसिस करना कैसे है। टास्क एनालिसिस के लिए वो भी मैंने बता दिया। टास्क एनालिसिस के लिए आप किसी एक्सपर्ट को कह सकते हो। जैसे एक लॉन्ड्री का स्किल आपने सिखाना है किसी बच्चे को, उसकी एज 15 ईयर्स है या 20 ईयर्स है, आप लॉन्ड्री सिखाना चाह रहे हो। अब हर एक को तो लॉन्ड्री करनी नहीं आती ना, तो यू कैन आस्क समवन एक्सपर्ट जो लॉन्ड्री में एक्सपर्ट है, उसको कहें, उसके उसको एनालाइज करें, उसको ऑब्जर्व करें ये किस तरह से लॉन्ड्री कर रहा है। फिर वो सारे स्टेप्स नोट डाउन कर लें, फिर वो स्टेप्स आपने लिख लिए, आपका टास्क एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो जब यहां तक हम कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे हमने क्या करना है, हम चेकिंग द मास्टरी क्राइटेरिया। पहला क्या था, टारगेटिंग द बिहेवियर या टारगेटिंग स्किल। दूसरा फेज था मेकिंग द टास्क एनालिसिस। थर्ड फेज है चेकिंग मास्टरी लेवल। ठीक है, मास्टरी लेवल कैसे चेक करते हैं, आपके पास एक लिस्ट आ गई है स्टेप्स की, तो वो लिस्ट आपने अपने सामने रखनी है। ठीक है, आपने अपने क्लाइंट को जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं, आप उसको कहते हो कि फॉर एग्जांपल ब्रशिंग टास्क आप सिखाना चाह रहे हो, ब्रश योर टीथ्स, यू आस्क योर स्टूडेंट। आपने देखना है कि वो बच्चा उसमें से कितने स्टेप्स फॉलो कर रहा है जो आपके पास ऑलरेडी रिटर्न है, और कितने स्टेप्स उसको नहीं आ रहे। ठीक है, स्टेप 1 आ रहा है, स्टेप 2 आ रहा है, स्टेप 3 नहीं आ रहा, आप क्रॉस कर दे। स्टेप 4 आ रहा है, स्टेप 5 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, क्रॉस कर दे 6 को, ताकि हमें पता चल सके कि ये बच्चा कितने स्टेप कर सकता है और कितने नहीं कर सकता। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द स्किल टीचिंग आप उसको चेक करो कि मास्टरी लेवल क्या है उसका, कितने स्किल उसमें है ऑलरेडी, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, ये करने के भी दो तरीके हैं। मास्टरी लेवल को चेक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है, उसको हम कहते हैं सिंगल अपॉर्चुनिटी मेथड। नोट डाउन कर लें। चेकिंग मास्टरी क्राइटेरिया में दो मेथड है, एक सिंगल अपॉर्चुनिटी मेथड, दूसरा है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मेथड। अब सिंगल अपॉर्चुनिटी मेथड क्या होता है, सिंगल अपॉर्चुनिटी मेथड में हम एक चांस देते हैं बच्चे को। अगर वो कर जाए तो कर जाए, अगर वो नहीं करता सारे स्टेप्स क्रॉस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 स्टेप्स हैं मैंने बनाए, मैं बच्चे को कहता हूँ कि ब्रश योर टीथ्स। बच्चे ने पहला स्टेप ठीक किया, दूसरा ठीक किया, थर्ड गलत कर दिया। मैंने कहा स्टॉप। मैंने थर्ड को क्रॉस किया, फोर्थ को क्रॉस किया, फिफ्थ को क्रॉस किया, सिक्स को 10 तक सारे स्टेप्स क्रॉस कर दिए। ये है सिंगल अपॉर्चुनिटी मेथड। एक ही उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो सारे स्टेप्स कर सके। अगर उसने एक स्टेप पे भी मिस्टेक की है, मैं सारे रेस्ट ऑफ द स्टेप्स उनको क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंगल अपॉर्चुनिटी मेथड। जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मेथड है, उसमें मैंने उसको कहा ब्रश योर टीथ, उसने पहला ठीक किया, दूसरा ठीक किया, तीसरा गलत किया, मैंने क्रॉस किया तीसरा, थेरेपिस्ट ने खुद उसके लिए परफॉर्म किया तीसरा स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप बच्चे ने परफॉर्म किया, मैंने फोर्थ पे टिक कर दिया। फिफ्थ उसने ठीक किया, मैंने फिफ्थ पे टिक कर दिया। सिक्स स्टेप बच्चे ने एरर कर दिया, नहीं उसको आ रहा, थेरेपिस्ट खुद उसके लिए परफॉर्म करे 6 स्टेप। फिर 7 चेक करेंगे, 8 चेक करेंगे, फिर 9th नहीं आया, फिर थेरेपिस्ट उसके लिए 9th स्टेप करेगा, 10th बच्चा खुद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जहां जहां पे एरर्स आएंगे, वहां वहां पे थेरेपिस्ट उसको वो स्टेप करके देगा, और बाकी रिमेनिंग स्टेप्स आप चेक करते जाओगे साथ साथ। जो जो आता जा रहा है वो आप टिक करते जा रहे हो, जो जो नहीं आ रहा उसको क्रॉस करते जा रहे हो। जो नहीं आ रहा उसमें थेरेपिस्ट खुद करेगा वो स्टेप, ताकि नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव कर सकें। तो ये है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मेथड टू चेक द मास्टरी लेवल ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटी में। तो ये दो मेथड्स हुए टू चेक द मास्टरी लेवल। फिर थर्ड फेज स्टार्ट होती है। थर्ड फेज थर्ड फेज फोर्थ स्टार्ट हो गई। पहला क्या था, टारगेटिंग बिहेवियर या टारगेटिंग स्किल। दूसरा था टास्क एनालिसिस। थर्ड था ये जो चेकिंग मास्टरी लेवल। अब जो फोर्थ फेज है उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि मैंने कौन से मेथड से सिखाना क्या है।
अब आपने सिखाना है। अब आपको पता चल गया है कि कितने स्टेप्स आते हैं कितने नहीं आते इस बच्चे को। अब जो नहीं स्टेप्स आते वो आपने सिखाने हैं। अब वो किस तरीके से सिखाने हैं, उसके लिए तीन तरीके हैं। एक है फॉरवर्ड चेनिंग मेथड, दूसरा है बैकवर्ड चेनिंग मेथड, थर्ड है टोटल टास्क ट्रेनिंग। तो ये तीन मेथड्स हैं आपके पास उसको सिखाने के लिए कि ये जो स्टेप्स उसको नहीं आ रहे उसको आप इन तीन तरीकों से सिखा सकते हैं। बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग, टोटल टास्क ट्रेनिंग। ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन परफॉर्म करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक द टास्क एनालिसिस ऑफ एनी स्किल जो आपके माइंड में आता है। सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे स्टेप्स बना के भेजें। मुझे चाहिए हाइपोथेटिकल डेटा, आप खुद से बनाएं, जनरेट करें। आपने बच्चे का की एज लिखनी है, स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट का लेवल क्या है। स्टूडेंट का लेवल का मतलब है कि वो कितना अच्छे तरीके से समझ सकता है, क्या वो मॉडरेट है, माइल्ड है या स्वेयर है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने उसकी डिसेबिलिटी लिखनी है, अगर कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है। फिर आपने नीचे स्टेप्स, किसी भी एक स्किल को चूज करें, उसके स्टेप्स बना के भेजें मुझे। ठीक है। आप लोगों के पास 5 मिनट्स हैं। विद इन 5 मिनट्स, इट्स 8:45 राइट नाउ, so I want all of you to answer it within 5 minutes till 8:50। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को रिज्यूम करेंगे। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। ठीक है सर जी। सर ये सिंगल अपॉर्चुनिटी मेथड जो था, इसमें अगर बच्चे से एक भी टास्क बीच में मिस हो जाता है तो उसमें थेरेपिस्ट उसकी हेल्प नहीं करेगा, वो स्टार्ट से उसको दोबारा करना पड़ेगा खुद से? सिंगल अपॉर्चुनिटी मैंने में थेरेपिस्ट उसकी हेल्प नहीं करेगा और सारे स्टेप्स को क्रॉस कर देगा। ओके, तो फिर स्टार्ट से उसी बच्चे को खुद करना पड़ेगा? हाँ। ओके ओके, ठीक है। और सर अभी जो हमें आपने टास्क दिया ये 5 मिनट का, ये हमने क्या रिटर्न में लिख के आपको देना है? पेंसिल, आप पेपर पे लिख लें, मोबाइल में लिख लें, व्हाट्सएप पे लिख के मैसेज कर दें। और आपको कहाँ पे भेजें? व्हाट्सएप ग्रुप में आपने सबने भेज। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, ठीक है सर, ओके। टारगेटेड स्किल आपने लिखना है कि टारगेटेड स्किल क्या है बच्चे का, की एज क्या है, उसका लेवल क्या है, उसकी डिसेबिलिटी जी, क्या है, ये सारी चीजें लिखें। उसके नीचे स्टेप्स बना के मुझे भेजें व्हाट्सएप पे। विद इन 5 मिनट्स आई एम जी, वेटिंग। ठीक है सर। ठीक है, मैंने टास्क एनालिसिस आप सबके देख लिए हैं। आप सबने काफी अच्छे से टास्क एनालिसिस बनाए हैं माशाल्लाह से। सर जी जो आप बता रहे थे फॉरवर्ड बैकवर्ड और एक और स्टेप था, आप काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। मैं अभी उसी तरफ आ रहा हूँ, उस तरफ जाते हैं पहले। ये टास्क एनालिसिस को हम कवर कर लें, ठीक है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो टास्क एनालिसिस यहाँ तक आप लोग बनाना सीख गए अभी कि टास्क एनालिसिस बनाते कैसे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है इस इनको सिखाना। टास्क को कैसे सिखाया जाता है, स्टेप्स जो नहीं कर पा रहा बच्चा उसको कैसे सिखाया जाता है। तो उसके लिए है फॉरवर्ड चेनिंग। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है फॉरवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग होती क्या है कि फॉरवर्ड चेनिंग में जैसे नाम है इसका, फॉरवर्ड के स्टेप बाय स्टेप आगे आगे हम उसको सिखाएंगे कि हम सिखाएंगे एक वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इनिशिएट टास्क, आइडेंटिफाई द नीड टू पुट ऑन अ जैकेट बेस्ड ऑन एनवायरमेंट क्यूज। एनवायरमेंट क्यूज लाइक कोल्ड वेदर है, ट्रांजिशन टू द आउटडोर एक्टिविटी जो है, वो कपड़े यहाँ पे वो सिलेक्ट कर ले या इनिशिएट करे स्टेप को। अब फॉरवर्ड चेनिंग में हम क्या करते हैं कि पहला स्टेप सबसे पहले सिखाते हैं, जो पहला स्टेप है। ठीक है, वो सबसे पहले हम सिखाएंगे। और जब पहला स्टेप सीख जाता है बच्चा तो फिर हम दूसरा स्टेप सिखाते हैं,
फिर जब दूसरा सीख जाता है फिर तीसरा स्टेप सिखाते हैं। तो एट अ टाइम जो आपने ट्रायल्स लेने हैं वो वन स्टेप एट अ टाइम सिखाना है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है पहला स्टेप उसको सिखाना, तो मैंने उस पे डेटा लेना शुरू कर दिया, डीटीटी पे उसका डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर दी। मैंने देखा है कि इसको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, तो उस पे ट्रायल्स लूंगा मैं। पांच पांच ट्रायल्स डेली बेसिस के ऊपर हमने लेने होते हैं। मैं एक बार कहूंगा पुट ऑन द जैकेट, तो बच्चा जो है वो पहला स्टेप खुद से इंडिपेंडेंटली जब तक ये परफॉर्म नहीं करता तब तक मैं उसको प्रॉम्प्ट्स देता जाऊंगा। प्रॉम्प्ट्स क्या होती हैं? प्रॉम्प्ट हेल्प को कहते हैं। कोई भी किसी तरह की हेल्प अगर आप टास्क को कंप्लीट करने के लिए बच्चे को देते हैं, उस हेल्प को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है। प्रॉम्प्ट्स की टाइप्स होती हैं डिफरेंट, जैसे फिजिकल प्रॉम्प्ट है, वर्बल प्रॉम्प्ट है, गेस्चरल प्रॉम्प्ट है। ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट्स की टाइप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप इसको इन प्रॉम्प्ट्स को दे के, फिजिकल प्रॉम्प्ट है तो आप फिजिकली पकड़ के उसे का टास्क करवा सकती हैं, पहला स्टेप सिखा सकती हैं। तो इसको सिखाने के लिए भी प्रॉम्प्ट्स की हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है। अब प्रॉम्प्ट्स की हायरार्की आप लिख लें यहाँ पे अपनी डायरी में। प्रॉम्प्ट जो सिखाना है ये स्टेप फॉरवर्ड चेनिंग के साथ, तो इसमें प्रॉम्प्ट्स यूज होती है। मैं प्रॉम्प्ट्स सिखा दूं फिर उसके बाद हमें आगे चलते हैं। प्रॉम्प्ट हायरार्की दो हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स अगर हम देते हैं तो उस प्रॉम्प्ट को फेड भी करना है, अगर हेल्प हम कर रहे हैं तो उस हेल्प को खत्म भी करना है। जैसे डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देता है ना, तो डॉक्टर कहता है कि आपने कम से कम 5 दिन जो है वो एंटीबायोटिक लेनी है। आप 5 दिन से कम एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, क्योंकि बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो उसको हमें फुली डिस्ट्रॉय करना है, उसको फुली खत्म करना है। जब वो फुली खत्म हो जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन आप छोड़ो। ठीक है। तो इसी तरह से आपको कोई भी मेडिसिन देता है डॉक्टर, तो वो कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़नी, एकदम से आप नहीं छोड़ सकते मेडिसिन को। इसी तरह से प्रॉम्प्ट्स जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता फेड करते हैं, उनको खत्म करते हैं। उनके दो मेथड है प्रॉम्प्ट फेडिंग के, प्रॉम्प्ट को खत्म करने के। एक है मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्ट और दूसरा है लीस्ट टू मोस्ट प्रॉम्प्ट। दो मेथड्स हैं, मोस्ट टू लीस्ट एंड लीस्ट टू मोस्ट। ठीक है। जब मैं कहता हूं मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्ट, दैट मीन्स के आप सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट देते हो। अब मैं अगर एक बच्चे को यहां से पकड़ के कोई टास्क करवाता हूं, मैं बच्चे को कहता हूं कि गिव मी द मोबाइल, जस्ट एक सेकेंड। अब ये दो चीजें मैं रखता हूँ बच्चे के सामने, एक है पेंसिल और दूसरा है ये माउस। मैं बच्चे को कहता हूँ कि गिव मी द पेंसिल, और बच्चे को नहीं पता कि इनमें से दोनों में से पेंसिल कौन सी है। तो मैं बच्चे को यहां से पकड़ता हूँ, ये हाथ को यहां से पकड़े, तो बच्चे को हाथ से पकड़ के मैं हेल्प दे रहा हूँ और वो पेंसिल को पिक करता है, और ये जो माउस को पड़ा हुआ है इसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि मैंने उसको यहां से पकड़ा हुआ है। अब यहां से जब मैं पकड़ूंगा इसमें बहुत कम चांसेस है कि बच्चा एरर करे कि वो इस चीज को पिक कर ले। ठीक है। सो ज्यादा चांसेस यही है कि वो आपकी कमांड को फॉलो कर लेगा जब आप यहां से पकड़ के उसको पेंसिल उठवाएंगे तो। ये है मोस्ट प्रॉम्प्ट। मोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट देना। ठीक है। फिर मोस्ट टू लीस्ट अगर हम प्रोसीजर को फॉलो करें, तो दैट मीन्स हमने